सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके लिए। यहाँ से आपको सीधे सीधे बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। बिल्कुल पेपर में जैसे प्रश्न बनते हैं वैसे ही प्रश्न इसमें बनाए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टेट की पेपर की डेट आ गई, 22 दिसंबर को पेपर है, तो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाएंगे यूट्यूब पर, तो आप इनको फॉलो ज़रूर करते रहें। आपके पेपर में सीधे सवाल यहाँ से आने की संभावना है पूरी। तो मैं आपसे कुछ यहाँ पर बात करना चाहूँगी। तो पहली बात तो ये है कि यूपी टेट में जो पेपर का पैटर्न है वो जानना ज़रूरी है। सी टेट में जो सवाल हैं आपके वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, उसमें कुछ आपको दिमाग लगाना होता है, कॉन्सेप्ट वाले होते हैं सी टेट में। लेकिन यूपी टेट में आपके जो सवाल हैं वो सीधे सीधे होते हैं, फैक्चुअल होते हैं यूपी टेट में। तो आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। सीधे सीधे सवाल आते हैं और टॉपिक भी आप पुराने पेपर देख के समझ सकते हैं सवाल अगला कैसा आएगा, क्योंकि जो पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है यूपी टेट उसी पैटर्न पे पूछता है हमेशा। 19 वाला पेपर आप उठा के देखिए, उससे पहले वाला देखिए, जहाँ से सवाल बनते हैं वहीं आसपास से सवाल बनते हैं। 19 वाला तो फिर भी ठीक ठाक था, उससे पहले तो और भी खराब पेपर बनता था। तो इस तरह फैक्चुअल जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से मैंने इसमें आपके लिए मॉक टेस्ट बनाया है। 30 MCQ है इसमें, बिल्कुल पेपर जैसा आपको लगेगा जैसा आपका एग्जाम आने वाला है। और इस अगर आप मेरे ये मॉक टेस्ट आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जीएस के पेपर में, जीएस वाले 30 क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ, आप 27 28 सही कर ले जाएंगे। आपके सवाल यहीं से फंस जाएंगे सारे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हाल ही में चर्चा में रहा गैर कानूनी रोकथाम गतिविधि अधिनियम जो पारित हुआ था, ये आपका पारित हुआ था 1967 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1967। क्योंकि चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में भीमा कोरेगांव में जो 2-3 साल से वहाँ पे विवाद चल रहा है, महार जनजाति जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था उनके याद में वहाँ पे एक स्तंभ लगाया गया था। उसी स्तंभ को लेकर वहाँ पे विवाद होता रहता है। तो हाल में उसकी इसी कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया था, तो इसीलिए चर्चा में है। और जो कानून चर्चा में रहता है अधिनियम, वो पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कोविरैप डायग्नोस्टिक परीक्षण किट किसके द्वारा तैयार की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटीपीसीआर की जगह पर इसको यूज़ किया जा सकता है और इसको आईसीएमआर ने अनुमति प्रदान कर दी है। और जिसको आईसीएमआर ने अनुमति प्रदान कर दी हो कोविड के लिए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तैयार किया है आईआईटी खड़गपुर द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में अभी इकॉनमी अच्छे से नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा जीडीपी में गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले अप्रैल से अगस्त के बीच में एफडीआई में बहुत वृद्धि हुई। एफडीआई में वृद्धि होने का कारण था क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के इक्विटी शेयर बाहर की कंपनियों ने खरीदे, तो इक्विटी आधार पर एफडीआई में हमारे देश में वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार सृजन की उतनी संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एफडीआई में वृद्धि हुई है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और भारत को 9वां रैंक भी मिला है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीईसीए यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य होने की संभावना है? देखिए, 4 कोल एग्रीमेंट थे, जिनमें से 3 हम अमेरिका के साथ कर चुके हैं, यही एक बचा है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो भारत और अमेरिका के बीच ये होने की संभावना है। और बाकी 3 हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। तो अगले मॉक में वो मैं धीरे धीरे सारे कवर कर लूँगी, आप चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये देहरादून में स्थित है। अब चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वन्य जीवन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसमें से जो 16 उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट काम करते हैं, उसमें से कुछ को स्वायत्ता देने की मांग प्रावधान किया है कि उनको अलग कर देंगे, वो अपना काम कर पाएंगे। तो उनमें से भारतीय वन्य जीव संस्थान भी है और एक वन्य जीव प्रबंधन संस्थान भी है। तो इन दो को याद रखना ज़रूरी है। बाकी भी हैं 5, तो अलग किए गए हैं, 2 को मर्ज किया गया है। तो इस तरह 7 को उसमें से हटा दिया है 16 में से। तो वन्य जीव संस्थान है ये आपका देहरादून में है। अब इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1982 में इसका गठन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वन्य जीव प्रबंधन संस्थान है वो आपका भोपाल में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 8 में आपका भाषाओं के बारे में उल्लेख है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख करता है? तो क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति की किस में है? तो राइट आंसर है 72, ऑप्शन बी। इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे। आप अगर मेरे मॉक टेस्ट भी फॉलो करते रहेंगे तो आप 27 सवाल से नीचे नहीं आएंगे, इतना मैं आपसे बोल सकती हूँ।
अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? देखिए केंद्रीय, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप कि जो केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र सरकार के बारे में जितना भी उल्लेख है वो भाग 5 में है। तो राष्ट्रपति भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय प्रशासन में आता है, तो ये भाग 5 में है। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है पूरी वो आती है भाग 6 में, तो राज्यपाल भाग 6 में आ जाएगा आपके। तो राष्ट्रपति भाग 5 में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में अधिक संख्या में रहती है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बिजनौर में रहती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिजनौर में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में समता के अधिकारों का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समता के अधिकारों का उल्लेख 15 से 18 है। देखिए वैसे तो 14 से 18 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में भी आपको ध्यान देना है। यहाँ 19 तक दिया है तो 19 में स्वतंत्रता कहा जाता है, यहाँ 20 तक दिया है तो 20 में भी स्वतंत्रता है। ये 20-25 हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि 14 से 18 तक ही समानता का उल्लेख है। तो 15 से नियर बाई राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 15 से 18। वैसे 14 से 18 तक बीच होते हैं समता के अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो पहली ट्रेन है आपकी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए तीन आपको दूसरा सवाल और याद हो जाएगा। ट्रेन सबसे पहले किसके समय चलाई गई थी? तो चलाई गई थी डलहौजी के समय। और कब चलाई गई थी? 1853 में। तो इस तरह से ऐसे ही आपकी इसमें फैक्ट आप जितना रट पाएंगे उतना आपका पेपर अच्छा होगा बस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि जो नदी हमेशा से वहाँ बह रही है वहीं से बहती रहे और अपना रास्ता वो मतलब दूसरी तरफ मोड़े ना। तो जैसे हिमालय बन गया तो जो नदियाँ वहाँ से पहले बह रही थी उसी हिमालय को क्रॉस करके फिर भी इंडिया में आती हैं। तो इसका राइट आंसर है सतलुज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सतलुज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू किया गया है। इस नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सरयू नदी नाम किया गया है घाघरा नदी का अभी हाल ही में, तो इसको नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। काली, करनाली और ये जो नदियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इलाके बहुत काली वाला इलाका है, तो काला पानी की वजह से बहुत विवाद करा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बॉर्डर भी बनाता है इंडिया और नेपाल के मध्य में। करनाली है, ये कहाँ से निकलती है और किस ज़िले में यूपी में प्रवेश करती है, फिर इसका नाम क्या है। और जब मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इसके कई बार नाम चेंज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एटलस में, ये आपको देखना है जाके। अगला प्रश्न देखते हैं। क्विंगदाला दर्रा कौन से प्रांत में स्थित है? तो ये आपका जिस प्रांत में स्थित है उसका नाम है आपका जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये उसी इलाके में है जो भारत चीन के बीच अभी बहुत विवाद का विषय रहा है, अक्साई चीन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा कर्क रेखा से नहीं लगती है? ये इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य की सीमा कर्क रेखा से नहीं लगती है? तो वो है आपका मणिपुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा है वो कर्क रेखा से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम संबंधी सभी गतिविधियां वायुमंडल की कौन सी परत में होती हैं? यानी मौसम संबंधी सभी गतिविधियां हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में होती हैं? तो वो होती हैं क्षोमंडल में यानी ट्रोपोस्फियर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब बाकी परत भी वायुमंडल की होती हैं, स्ट्रेटोस्फियर भी है, आयनोस्फियर भी है, एक्सोस्फियर भी है, तो ये वायुमंडल की अन्य परतें हैं। लेकिन मौसम संबंधी जो गतिविधियां हैं वो सब क्षोमंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए मॉक टेस्ट बनाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसका आपको फ्री में पीडीएफ में मिल जाएगा। जितना वीडियो मेरा यूट्यूब पे आएंगे उसका सबका आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब का फ्री पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगा जो यूट्यूब पे जितने वीडियो आएंगे। अगला प्रश्न है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन अणुओं की इकाई है वो है अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था इनमें से कहाँ पर है या इनमें से किसी में भी नहीं है, वो आपको बताना है। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 33%, लेकिन अभी लोकसभा राज्यसभा इनमें कहीं भी महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपके लिए मैंने 20 मॉक टेस्ट में और तैयार कर रही हूँ, 20 मॉक टेस्ट जो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 20 मॉक टेस्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। एक तो यूट्यूब पर जो मैं जितने वीडियो बनाऊंगी उसका आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। ये 20 मैं जो बनाऊंगी इसको मैं व्हाट्सअप पे दूंगी, और जो सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले वही उसमें ऐड होंगे। तो इसके लिए मात्र 50 रुपये की फ़ीस रखी गई है। इसके साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स का जो MCQ हैं वो आपको फ्री मिलेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट जीके के जितने भी पिक्स होंगे या पीडीएफ होंगी वो सब आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये 50 रुपये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही ऐड हों, फालतू ना ऐड हों, इसलिए सब लोग शांति से अपनी पढ़ाई कर सकें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर है 63, तो नंबर है हमारा 63 86 19 14 89। तो आप इस पर संपर्क करके बाकी डिटेल ले सकते हैं, 63 86 19 14 89।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई का जो नाम है वो टोकोफेरॉल है, तो टोकोफेरॉल के नाम से भी इसको जानते हैं और इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन है आपका प्रारंभ होता है कहाँ से? आमाशय यानी स्टमक से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रोटीन का पाचन आपका स्टमक से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है। कार्बी ऑंगलोंग पठार का विस्तार है, तो जो कार्बी ऑंगलोंग पठार है ये आपके नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है, क्योंकि जो बंगाल में जो फॉल्ट हुआ था उसकी वजह से दो पार्ट में प्रायद्वीपीय पठार बट गया था, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और प्रायद्वीपीय पठार जो साउथ में है वो है ही। तो इस तरह से कार्बी आंगलोंग पठार है ये नॉर्थ ईस्ट में है। अब कहाँ पे मिलता है वो आप सर्च करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। तो प्रायद्वीपीय पठार का ये पार्ट माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में हाथियों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो हाथियों की जो सर्वाधिक संख्या है फिलहाल कर्नाटक में है। केरल सब लोग को लगता है केरल में होगा, नहीं, लेकिन कर्नाटक में है फिलहाल हाथियों की सर्वाधिक संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुझे लगता है आपके पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये असम में किया गया है और अभी हाल ही में किया गया है और पहला वैसे है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है? तो मल्टी मॉडल का मतलब है जो कि सभी यातायात के जो जितने भी साधन हैं सबसे ये कनेक्ट हो, जैसे एयर, वाटरवे, रेलवे, रोड, चारों तरह की कनेक्टिविटी हो यहाँ पे। तो इस तरह का ये लॉजिस्टिक पार्क है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण राजा महाराजा हैं, हिस्ट्री बहुत सारी आप सारी नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो जरूरी है वही आप पढ़ें, उसी अनुसार मैं एमसीक्यू बना रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चा में हैं, बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, उनको जानना जरूरी है। तो कनिष्क बहुत फेमस राजा था, वो भी कुषाण वंश का था और इसने महायान शाखा का अनुसरण किया था बौद्ध धर्म की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा थी उसको कनिष्क फॉलो करता था और महायान जो शाखा है ये बौद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे, देवता के रूप में, और हीनयान है ये एक महान पुरुष के रूप में ही मानते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कितनी साइट को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो ये 6 हैं, 6 साइट हैं, इनको जोड़ा गया है। अभी इनको आपका 6 का पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, क्योंकि मिलाने के लिए पूछ सकता है। अगला प्रश्न है। किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इन दोनों का उल्लेख 315 में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 315। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो उत्तर प्रदेश के जिस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है आपका जौनपुर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी से नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता? तो विटामिन बी है वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B6 और B3 इनकी कमी है तो आपका सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो अभी मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो राज्यपाल भाग 6 में है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का उल्लेख है भाग 6 में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना सभी कुछ उल्लेख है वो भाग 5 में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये हो गया आपका यूपी टेट का पहला मॉक टेस्ट, और भी मॉक टेस्ट आपके लिए आते रहेंगे, तो आप फॉलो ज़रूर करते हैं। आप यकीन मानिए 27 28 तक सवाल सही करके आएंगे अगर पूरे मॉक टेस्ट आप फॉलो करेंगे तो। और बाकी जो 20 मॉक टेस्ट है आप वो भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा ये। आपका टेट कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 30 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं और आपका 30 में से 27 28 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।